हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि भारत में शिक्षा का विकास जो है किस प्रकार से हुआ था। क्यों ब्रिटिश ने भारत को शिक्षित किया, कौन कौन सी शिक्षा व्यवस्था लाई, इसमें क्या क्या बाधाएं आईं, इन सभी बातों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो देखिए, भारत में अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कुछ ब्रिटिश अधिकारी ऐसे थे जो सच में चाहते थे कि भारत के लोगों को शिक्षित किया जाए, और उन्होंने इसके लिए कई कदम भी उठाए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने नाम लिख रखे हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी सन 1781 में, और इस मदरसे में जो है फ़ारसी और अरबी जो है सिखाई जाती थी। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति थे सर विलियम जॉन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1778 में, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य से ही। जोनाथन डंकन आते हैं, इन्होंने भी जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में। और लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी सन 1800 में। तो ये वो अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था की तरफ जो है कदम बढ़ाया था। लेकिन पूरे भारतीयों को भी शिक्षित करने की बात नहीं हुई थी। तो होता ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे खुद इस बात का एहसास होता है कि भारतीयों को शिक्षित करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि होता ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने के लिए जो क्लर्क होते थे वो ब्रिटेन से मंगाए जाते थे, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्लर्क आते थे भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। तो वो इतनी दूर से आते थे, ठीक है, और ऊपर से यहाँ रहते थे, और उनको फिर जो है वेतन भी देना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को महंगी पड़ रही थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महंगी पड़ रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना भारतीय लोगों को ही शिक्षित किया जाए और उन्हें ही क्लर्क बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी में रखा जाए, जिससे कि कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी उद्देश्य से कि भारतीयों को जो है शिक्षित करेंगे और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य पे लगाएंगे। इसके लिए 1813 में कंपनी ने ये डिसाइड किया, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें ये डिसाइड किया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया। अब आगे चलकर समस्या ये खड़ी हो गई कि जो 1 लाख रुपए थे ये किस तरह की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, जो शिक्षा दी जाएगी वो किस भाषा में दी जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के जो है काफ़ी विवाद होने लगा। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग हो गए थे। एक थे प्रत्ययवादी, जो ये मान रहे थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी भारतीय भाषा में दी जाए, ताकि वो शिक्षा जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सीख सकें। जबकि आगलवादी जो लोग थे वो ये मान रहे थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए, उनको अंग्रेजी संस्कृति आदि सिखाई जाए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में विवाद काफ़ी बड़ा था, और ये जब विवाद उग्र होने लगा, यानी काफ़ी बढ़ गया, तो उस समय जो गवर्नर थे जिनका नाम था जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने ये निर्णय लिया कि भाई एक शिक्षा समिति बैठाएंगे, वो डिसाइड करेगी कि जो 1 लाख रुपए सरकार देगी शिक्षा पे खर्च करने के लिए वो किस तरह की भाषा पर और किस तरह की पढ़ाई पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने जो है एक शिक्षा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को, ठीक है। लॉर्ड मैकाले जो थे ये आंगलवादी विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। तो इन पर जो है एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और पहले की वीडियोस अगर आप हमारी देखना चाहते हैं, नहीं देखी आपने, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करें और आप हमारी वहाँ पर सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे, ठीक है। ओके, तो जो शिक्षा समिति गठित की गई किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। उसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। अब लॉर्ड मैकाले जो थे ये इन्होंने क्या क्या कहा, देखें। लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि भारतीय भाषा और साहित्य की जो है इन्होंने काफ़ी आलोचना की है, ठीक है, और आंग्ल भाषा और साहित्य की इन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। और ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अगर अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है।
यानी कि ये भारतीय साहित्य और अरब के जो साहित्य हैं उनकी सीधी तौर पर आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, हमारे एक अच्छे लाइब्रेरी की एक अलमारी की सिर्फ एक जो तख्त होती है उनकी किताबें ही सारी किताबों की यहाँ की तुलना कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के विचार रखने वाले थे लॉर्ड मैकाले। आगे ये भी कहते हैं कि हम शिक्षा से भारतीयों में जो है एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते हैं भारत में जो रक्त और रंग से तो भारतीय होगा लेकिन विचार से वो अंग्रेज होगा। ठीक है, विचार से वो अंग्रेज होगा। इस तरह का वर्ग जो है लॉर्ड मैकाले बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 7 मार्च 1835 को मैकाले मिनट लाया गया और इसमें घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? घोषणा की गई कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से ही किए जाएं। यानी कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जो है निश्चित कर दिया गया कि भाई जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। और एक सिद्धांत उस समय आया जिसे कहते हैं शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या है ये सिद्धांत, क्या कहता है? तो देखें, ये सिद्धांत कहता है कि भाई अगर शिक्षा व्यवस्था भारत में लाई जा रही है तो उसका उद्देश्य ऑब्वियसली यही होगा कि सभी को शिक्षित किया जाए। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई सबसे पहले उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए, जिससे होगा ये कि आने वाले समय में जनसाधारण जो होंगे यानी जो साधारण लोग होंगे वो भी स्वयं शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सिद्धांत जो है वो कहलाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है ना, ये आपको याद रखना कि भाई उच्च वर्ग को शिक्षित करो तो निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। उसके बाद 1854 में जो है शिक्षा से संबंधित ही लाया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, अब ये क्या था? 1813 में जो निर्णय लिया गया था कि भाई शिक्षा पे हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ठीक है, उसी की जांच के लिए जो है ये डिस्पैच लाया गया था, वुड डिस्पैच। तो शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण शुरू होता है लॉर्ड डलहौजी से। उस समय गवर्नर बन चुके थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की जांच के लिए इस समिति का गठन किया। क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे चार्ल्स वुड थे, इसी कारण इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। इस समिति का गठन 1854 में किया गया था। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है किसे? वुड डिस्पैच को। अब इसने ये तो जांच करी कि भाई शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, क्या जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कुछ सिफारिशें भी की, काफ़ी सारी सिफारिशें हैं, महत्वपूर्ण जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस डिस्पैच ने जो है वो सिफारिश की कि पाश्चात्य जो शिक्षा है उसका प्रसार किया जाए, शिक्षा जो दी जा रही है उसकी भाषा अंग्रेजी हो और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में भी 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई ताकि जो है, क्योंकि देखें अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो उससे पहले उसको खुद भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, तो इसीलिए उनके लिए ट्रेनिंग की सुविधा की बात भी इसमें की गई थी। और अनुदान सहायता की पद्धति शुरू की गई कि भाई जो है जो स्कूल और कॉलेज वगैरह होंगे इसको अनुदान समय समय पर दिया जाएगा। और जो ये अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत था वुड डिस्पैच ने इसको गलत माना और इसको समाप्त कर दिया। ठीक है ना, उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद आया हंटर कमीशन। 1882 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसका गठन किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसका गठन किया था। इसमें जो है 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसकी जो सिफारिशें थी उसने जो है कितनी प्रगति की, जो सुधार किए गए उसकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1854 में जो वुड डिस्पैच गठित किया गया था उसने जो सिफारिशें की थी, उससे जो सुधार वगैरह लाए गए थे शिक्षा व्यवस्था में, उससे कितने बदलाव आए उनका मूल्यांकन करने के लिए जो है 1854 का मूल्यांकन करने के लिए जो है हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। और इस कमीशन ने जो है प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया था। फिर आता है रेले कमीशन। 1902 में इसका गठन किया गया था और थॉमस रेले की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, इसीलिए इसे रेले कमीशन कहते हैं। और इसी की सिफारिश पर जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी।
ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है सैडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई 1917 में, ठीक है, और इसमें 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। नाम आपको याद रखना है, पूछा गया है, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना भी इसी आयोग की सिफारिश से की गई थी। फिर उसके बाद हारतोंग समिति का गठन किया गया 1929 में, ठीक है, 1929 में, और इसकी सिफारिश पर जो है 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। याद रखना आपको, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद वार्धा योजना लाई गई थी। ये महात्मा गांधी की योजना थी कि भाई शिक्षा व्यवस्था जो है वो महात्मा गांधी अपने हिसाब से इसमें उन्होंने तय की थी। ये शिक्षा व्यवस्था जो थी वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। इसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ हाथ का कौशल भी जो है सिखाने पर बल दिया गया था, ठीक है। और फिर सर्जेंट योजना लाई जाती है 1944 में। तो ये तो थी जितने मैंने आपको बताए हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में, ये ब्रिटिश काल तक मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन से आयोग आए, ये तो मैं आपको अगली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और अगर किसी भी प्रकार का आप पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप पहले की वीडियोज़ को हमारी देख सकते हैं क्रम अनुसार, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।